नमस्ते दोस्तों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है संस्कार। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। संस्कार। सपना, ओ सपना, अरे कहाँ मर गई? कोमल ने गुस्से में चिल्लाते हुए अपनी ननद सपना को आवाज दी तो 18 वर्षीय सपना जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकलकर घर के आंगन में आ गई और बोली, क्या हुआ भाभी? भाभी की बच्ची, एक काम ढंग से नहीं कर सकती क्या? चिल्लाते हुए कोमल बोली, लेकिन भाभी ऐसा मैंने क्या कर दिया? आपने तो मुझे कपड़े धोने को कहा था और मैंने कपड़े मशीन में धुलने डाल दिए। कोमल आग बबूला हो गई, बोली, मेरी इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ तूने मशीन में धुलने डाल दी? अगर हाथ से धो देती तो क्या हाथ घिस जाते तेरे? अरे लेकिन भाभी मुझे क्या मालूम था कि वो साड़ियाँ मशीन से नहीं हाथ से धोनी है। अगर ऐसा था तो आप मुझे पहले ना बता देती। कोमल ने एक जोरदार तमाचा सपना के गाल पर जड़ दिया और सपना सन्न होकर उसकी तरफ देखती रह गई। बदतमीज, एक तो मेरी साड़ियाँ खराब कर दी और ऊपर से मुझे जवाब दे रही है। लेकिन भाभी इसमें मेरी कहाँ गलती है? आगे से आप अपने कपड़े खुद ही धो लीजिएगा, मुझसे मत कहिएगा, सपना ने रोते रोते कह दिया। अच्छा, बहुत जबान चलने लगी तेरी? सपना का हाथ पकड़कर मरोड़ते हुए उसकी भाभी कोमल बोली। आ भाभी छोड़ो मुझे, सपना दर्द से कराते हुए बोली। तो उसी समय जीवनलाल जी वहां आ गए और अपनी बेटी का हाथ कोमल से छुड़वाते हुए बोले, अरे ये क्या हो रहा है बहू? अरे बाबूजी, एक काम ढंग से नहीं किया जाता आपकी बेटी से? तो क्या हुआ बहू, बिन माँ की बच्ची है वो, नादान है, तुम तो समझदार हो ना। नादान नहीं, कुछ ज्यादा ही होशियार है आपकी बेटी, जानबूझकर ऐसे काम करती है कि दोबारा कोई उससे काम करने को कहे ही ना। समझा दीजिए इसे, अगली बार अगर मेरे साथ ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। इतना बोलकर जैसे कोमल अपने कमरे में जाने लगी तभी उसका पति राजन भी कमरे से बाहर निकल आया और बोला, क्या हुआ कोमल, पूरा घर सर पर क्यों उठा रखा है? आखिर बात क्या है? अरे सुनो, एक तो तुम्हारी बहन ने मेरी इतनी महंगी साड़ियाँ वॉशिंग मशीन में धोकर खराब कर दी है, ऊपर से आप मुझसे ही पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है और मैंने पूरा घर सर पर क्यों उठा रखा है। क्यों, तुम अपने कपड़े खुद नहीं धो सकती थी क्या? क्यों उस बेचारी को परेशान करती हो? उसकी परीक्षाएं नजदीक है, अगर थोड़ा काम तुम भी कर लोगी तो घिस नहीं जाओगी। अच्छा, अब मैं काम करूंगी तो इन लोगों का क्या अचार डालूंगी? कोमल के इतना बोलते ही राजन अपना आपा खो बैठा और एक के बाद एक झन्नाटेदार 2-3 थप्पड़ अपनी पत्नी के मुंह पर जड़ दिया। कोमल कोमल में इतना सहन करने की ताब नहीं थी। वो गुस्से से दहाड़ते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तो क्या आरती उतारू तुम्हारी, जो आए दिन घर में कोई ना कोई बखेड़ा करके रख दिया? बेटे बहू को यूं लड़ते हुए देखकर जीवन लाल जी बोले, नहीं बेटा, यूं हाथ उठाना तुम्हें शोभा नहीं देता है। वह तो घर की लक्ष्मी है, घर में छोटी मोटी बातें तो चलती रहती है, लेकिन तुम लड़ाई मत करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। तभी गुस्से से भड़कते हुए कोमल बोली, बस बस रहने दीजिए, आप तो कुछ बोली ही मत। खबरदार कोमल, जो मेरे पिताजी से इस तरह से बदतमीजी से बात की तो तो क्या, मैं डरती नहीं हूँ किसी से, अभी मैं अपनी मम्मी पापा को फोन करके बुलाती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। देख बेटा, बहू को रोक ले, यूं बात बढ़ाकर कोई फायदा नहीं है। नहीं पिताजी, आप हर बार मुझे समझा बुझा कर मामला शांत करने को कहते हैं और यही कारण है कि इसकी हिम्मत आज इतनी बढ़ गई है। इधर कोमल ने गुस्से में अपनी माँ को फोन लगाया और रोते हुए बोली, माँ ससुराल में सब मुझसे लड़ते झगड़ते हैं, आज तो आपके दामाद ने मुझ पर हाथ तक उठा दिया है, मुझे यहाँ नहीं रहना, जल्दी से आकर मुझे ले जाओ प्लीज। कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लग गई। कोमल की बात सुनते ही उसकी माँ संतोष देवी गुस्से में आग बबूला हो गई और बोली, अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत?
तू चिंता मत कर बेटी, अब तू एक पल भी उस घर में नहीं रहेगी। अपना बैग तैयार करके रख ले, मैं अभी तुझे लेने तेरे पापा को भेजती हूँ। अरे क्या हुआ भगवान, किससे बात कर रही थी? कोमल के पिता आनंद जी ने पूछा। तो संतोष जी बोली, आपकी बेटी का फोन था। आज तो उसके ससुराल वालों ने सारी हदें पार कर दी। उसके घर इतना लड़ाई झगड़ा हुआ है कि उसके पति ने बिना मतलब हाथ उठा दिया मेरी बच्ची पर। क्या? मेरी बेटी पर हाथ उठाया उसने? इतना कहते हुए आनंद जी गुस्से में उठ खड़े हुए और तुरंत गाड़ी लेकर अपनी बेटी को वापस ले आने के लिए निकल पड़े। थोड़ी देर में वे अपनी बेटी के घर पहुंच गए। कोमल, ओ कोमल, आनंद जी ने पुकारा तो कोमल तुरंत बाहर निकल आई और अपने पिता के गले से लगकर जोर जोर से रोने लगी। रो मत बेटी, मैं आ गया हूं ना, अब तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसी समय उसके ससुर जीवनलाल जी भी बाहर आ गए। नमस्ते भाई साहब, आइए आइए, अंदर आइएगा, बैठकर बात करते हैं। जीवनलाल जी ने कहा तो कोमल के पिता आनंद जी बोले, अरे समधी जी, मैंने अपनी बेटी की शादी की थी इस घर में, बेचा थोड़े ना है जो आप लोग उस पर जुल्म ढा रहे हैं। और कहाँ है आपका बेटा, बुलाइए तो उसे जरा। आवाज सुनकर राजन खुद ही बाहर आ गया। तो आनंद जी बोले, बहुत हाथ पैर चल रहे हैं तुम्हारे, तुम्हें क्या लगता है कि कोमल के आगे पीछे कोई नहीं है? अरे अभी इसके माँ बाप जिंदा है। नहीं पिताजी, आपने केवल एक तरफाई बात सुनी है, पूरी बात सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि कसूर आपकी बेटी का है। मुझे कोई बात नहीं सुननी तुम लोगों की। चल बेटी, अपना सामान उठा और चल मेरे साथ। नहीं भाई साहब, ऐसा कदम मत उठाइए, हाथ जोड़ते हुए राजन के पिता जीवनलाल जी बोले। तो राजन बोला, नहीं पिताजी, ले जाने दीजिए इन्हें, इनकी बेटी को, मुझे कोई जरूरत नहीं है इसकी। देख लिया भाई साहब, क्या कहा आपके बेटे ने? यही औकात है मेरी बेटी की इस घर में? लेकिन मैं भी इसे यूं ही नहीं छोड़ने वाला। पुलिस में कंप्लेंट करवाऊंगा, महिला मंडल में शिकायत करूंगा और ऐसी जेल की हवा खिलाऊंगा कि बाहर निकलने को भी तरस के रह जाओगे तुम लोग। इतना कहकर आनंद जी ने अपनी बेटी कोमल का हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर निकल गए। उधर कोमल के मायके में जब यह बात उसके भाई भाभी को पता चली तो वे दोनों सुनकर हैरान रह गए। लेकिन माँ पिताजी को उसे ले जाने से पहले हमसे बात तो करनी चाहिए थी। भाई ने कहा, क्या आपको मालूम नहीं कि आपकी बेटी का स्वभाव कैसा है? कोमल के भाई रजनीश ने संतोष से कहा, अरे मुझे सब मालूम है, बड़ी अच्छी लड़की है मेरी, कमी तो उन लोगों में ही है, मेरी बेटी में कोई कमी नहीं है। अभी ये सारी बातें चल ही रही थी कि आनंद जी कोमल को लेकर घर के अंदर आ गए और कोमल रोते रोते अपनी माँ के गले से लग गई। तब आनंद जी बोले, नहीं बेटी, अब तू नहीं रोएगी, रोएंगे तो वो लोग जिन्होंने मेरी बेटी को खून के आंसू रुलाए हैं। संतोष जी बोली, हे भगवान, मार मार के मेरी फूल सी बच्ची का क्या हाल कर दिया है उन लोगों ने। तभी उसकी भाभी प्रिया बोली, लेकिन पिताजी, मुझे ये तो बताइए कि कोमल को यहाँ लेकर आने से क्या समस्या का हल निकल जाएगा? अपनी बहू की बात सुनते ही संतोष रौब भरी आवाज में बोली, समस्या का हल कैसे निकालना है हम जानते हैं, तुम ज्यादा अपना दिमाग मत चलाया करो। मेरी बेटी बेचारी भूखी प्यासी आई है, उसके लिए खाने का इंतजाम करो जाके। उनकी बात सुनकर प्रिया चुप करके वहां से चली गई। तभी कोमल बोली, माँ, भाभी तो कुछ ज्यादा ही बोलती है। अरे तू चिंता मत कर बेटी, अभी तेरे माँ बाप जिंदा है, हम जानते हैं कि हमारी बेटी का कोई कसूर नहीं है, फिर किसी के बोलने से क्या फर्क पड़ता है? अपने बेटे रजनीश को गहरी नजरों से देखते हुए आनंद जी बोले। तो रजनीश बोला, लेकिन पिताजी, कोई भी कदम उठाने से पहले आपको दोनों तरफ की बात सुननी चाहिए थी। बेटा, मुझे मालूम है कि तुझे तेरी बहन बोझ लग रही है, इसलिए तू ऐसी बातें कर रहा है। वो भले ही तुझे बोझ लगती हो, लेकिन मेरे लिए वो बोझ नहीं है। बड़े आराम से मैं अपनी बेटी को बिठा कर खिला सकता हूँ घर में। आनंद जी ने कहा तो उनका बेटा वहां से उठकर चला गया। देखा, देखा पिताजी, किस तरह से मुंह फुलाकर चला गया यहाँ से भैया। संतोष बोली, तू वो सब छोड़ बेटी, मुझे तो बस इतना पता है कि तेरे बिना 4 दिनों में ही उन लोगों के होश ठिकाने आ जाएंगे। सास तो तेरी है नहीं और ननद है जो किसी काम को हाथ भी नहीं लगाती। कौन काम करेगा उस घर का?
अरे होश तो उनके ठिकाने लगाऊंगा मैं। सबसे पहले तो मैं बिचौलिए से बात करता हूँ और उसके साथ मिलकर पुलिस में ऐसी शिकायत लिखवाऊंगा कि रोते गिड़गिड़ाते तेरे पैरों में ना आ गिरे तो मुझे कहना। और बेटी, तुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, तू कमरे में जा, एसी चलाकर आराम कर। पिता के कहने पर कोमल कमरे में आराम करने चली गई। शाम के समय जब कोमल अकेली बैठी थी तो उसकी भाभी प्रिया उसके पास आकर बैठ गई और समझाने लगी। कोमल, तुम्हें क्या लगता है, इस तरह पापा के साथ यहाँ आकर क्या तुमने अच्छा किया है? अच्छा, यहाँ ना आती और क्या करती? वहाँ बैठी मार खाती रहती और नौकरानी की तरह काम करती रहती। अरे इन छोटी छोटी बातों पर अपना घर छोड़कर मायके आकर थोड़े ना बैठ जाना चाहिए। अरे भाभी, भैया तो आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं ना, तभी आज आप ये बात कह रही हैं। जिस दिन उन्होंने आपको एक थप्पड़ भी लगा दिया ना, उस दिन आप भी यही कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगी। मैंने तो अब तक बहुत कुछ सहन किया है और जब पानी सर से ऊपर चला गया तभी ये कदम उठाया है। लेकिन कोमल, यूं घर बैठकर कब तक काम चलेगा? अपने ससुराल तो वापस जाना ही पड़ेगा। क्यों? मैं क्यों जाने लगी? जब वे लोग सुधरने को तैयार नहीं है तो मैं क्यों वहां जाकर रहूंगी और अपनी जिंदगी खराब करूंगी? मैं तो उनसे तलाक लेकर ही रहूंगी और फिर अपनी जिंदगी फिर से शुरू करूंगी। कोई अच्छा सा लड़का देखकर मेरे माँ बाप मेरी दूसरी शादी भी करवा देंगे, देखना तुम। और तुम अपनी ऐसी अपने पास ही रखना। उसकी भाभी बोली, अच्छा, तुम इन्हें गलत बताती हो, और अगर कल को दूसरी शादी करके वो लोग भी ऐसे निकले तो क्या तीसरी जगह शादी करोगी? अरे भाभी बस करो, सब लोग एक जैसे नहीं होते। और वैसे भी कहीं और मेरी दोबारा शादी हो या ना हो, लेकिन मैं उस घर में वापस जाना मंजूर नहीं करूंगी, भले ही मैं सारी उम्र यहीं बैठी रहूं। लेकिन कोमल, तलाकशुदा जिंदगी आसान नहीं होती जीना। तुम क्या जानो समाज के लोग कैसी कैसी बातें बनाते हैं। और बेटी को ऐसी हालत में देखकर माँ बाप को क्या कभी चैन आ सकता है? अपनी भाभी की बात सुनकर कोमल बहुत गुस्सा हुई। तो तुम क्या चाहती हो, मैं इस घर से चली जाऊं? अपने पापा की बात मानकर मैं वह घर छोड़कर उनके साथ इस घर में आई हूँ और ये फैसला उन्होंने मेरे लिए सोच समझ कर ही लिया है। अभी प्रिया कुछ कहने लगी थी कि कोमल फिर बोली, बस भाभी, मुझे सब मालूम है, तुम तो चाहती नहीं हो कि मैं इस घर में रहूं। इतना कहकर वो भाभी के पास से उठकर चली गई। उधर आनंद जी ने फोन किया तो थोड़ी देर में उनका चचेरा भाई जो बिचौलिया था वह भी उनके घर पहुंच गया। अरे रामविलास, किस जन्म का बदला लिया है तूने हमसे? क्या मेरी बेटी तेरी कुछ नहीं लगती थी जो उसका ऐसी जगह रिश्ता करवा दिया? और हमने भी तो तेरी बात मानकर उसे ऐसे घर में पटक दिया। ऐसी जगह रिश्ता करवाया मतलब? अच्छा भला घर है, घर वाले भी बड़े अच्छे हैं, कमी किसी बात की है नहीं। तो फिर? रामविलास ने आश्चर्य से पूछा तो आनंद जी बोले, अच्छा, वो लोग मेरी बेटी को मारते पीटते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, और तुझे इस घर में कोई कमी नहीं नजर आती? तो क्या कमी हम लोगों में है? अरे आनंद भाई, घर में छोटी मोटी बात हो जाए तो उसे तो यूं ही सुलझा लेना चाहिए। कोई छोटी मोटी बात नहीं है रामविलास। हाथ उठाया उसने मेरी बेटी पर, बिठाकर समझा भी तो सकते थे कि ये गलती है, आगे से ध्यान रखना। लेकिन नहीं, वो तो सीधे मारपीट पर ही उतर आए। अच्छा, उसने हाथ उठाया तो तुम लोगों ने क्या किया? करना क्या था, मैं जाकर ले आया अपनी बेटी को। अपनी दुखी बेटी को वहां उनके और मारपीट सहने के लिए छोड़ के आ सकता था क्या? बस भैया, यही तो तुम्हारी गलती है कि बेटी ने फोन किया नहीं और जाकर उसे ले आए। तुम्हारी बेटी को उसकी ननद या ससुर ने तो नहीं मारा ना, उसके पति ने हाथ उठाया है, और वो भी कोई बहुत बड़ी गलती की होगी उसने। अगर एक दो घंटे नहीं जाते तो मामला अपने आप शांत भी हो जाता। और फिर अगर लेने भी गए थे तो कम से कम बैठ कर पूछना था कि हुआ क्या, क्या बात हुई जिस वजह से इतनी बात आगे बढ़ गई। शांति से बैठकर बातचीत करते तो समस्या का हल भी निकल आता। लेकिन तुमने तो पुलिस में कंप्लेंट करने की धमकी देकर मामले को और ज्यादा उलझा दिया है। रामविलास की ये बात सुनकर आनंद जी सोच विचार में पड़ गए। फिर रामविलास जी बोले, अब मेरी बात ध्यान से सुनो भैया, अब तक जो हो गया सो हो गया। अब शांति से अपनी बेटी को उसके ससुराल वापस भेज दो। अरे, इतना कुछ होने के बाद भी तुम मुझे अपनी बेटी को वापस भेजने को कह रहे हो? अगर उन्होंने वापस उसके साथ मारपीट की तो? देखो भाई आनंद,
ठंडे दिमाग से काम लो। जो उचित है मैं वही कह रहा हूँ। मैंने जीवनलाल जी से भी बात की है, अब कोई वैसी बात नहीं होगी। तो ठीक है रामविलास, तुम्हारे कहने पर मैं कोमल को वापस भेज देता हूँ, लेकिन अगर दोबारा कोई ऐसी बात हुई तो मैं तुम्हारी भी नहीं सुनने वाला। रामविलास जी के बार बार कहने पर आनंद जी अपनी बेटी को ससुराल वापस भेजने को तैयार हो गए, लेकिन कोमल जाने को तैयार नहीं थी। आखिर किसी तरह से रामविलास ने भी उसे बहुत समझाया, तब जाकर वह तैयार हुई। दूसरे दिन रामविलास के साथ में कोमल को ससुराल भेज दिया गया। अरे चाचा, आप यहाँ कैसे? रामविलास को अपने घर में आया देखकर राजन ने आदर से पूछा। बस बेटा, तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंपने आया हूँ। उसी समय रामविलास के पीछे से कोमल सामने आ गई और घर के अंदर जाने लगी। तो उसे देखते राजन बोला, नहीं चाचा, अब ये इस घर में नहीं रह सकती। जहाँ से लाए हो वहीं वापस ले जाओ। उसी समय जीवनलाल जी बाहर आए और बोले, अरे बेटा, ये तो कैसी बातें कर रहा है? बहू वापस आ गई है तो तुम शांति से अपना घर बसाओ। नहीं पिताजी, आपको मालूम है ना कि कोमल के पापा ने हमें क्या क्या कहा था। अरे बेटा, गुस्से में इंसान क्या कुछ नहीं कहता। अब सारी बातों को भूलकर नए सिरे से जिंदगी शुरू करो। जीवनलाल जी ने कहा तो राजन बोला, ठीक है, लेकिन इसे कह दीजिए कि अगर यहाँ रहना है तो काम तो खुद ही करना पड़ेगा। मेरी बहन इसके कपड़े थोड़े ना धोएगी और ना ही इसके हाथ में खाने की थाली सजा कर ला कर देगी। तब रामविलास जी बोले, अरे ये भी कोई बात हुई? उसका खुद का घर है तो काम क्यों नहीं करेगी वो अपने घर में? प्रत्येक स्त्री और पुरुष अपने घर में काम करता ही है। अरे ननद भाभी मिलकर काम कर लेंगे। जीवनलाल जी बोले, कोई परेशानी नहीं होगी। बेटी तुम अंदर जाओ। किसी तरह जीवनलाल जी ने बात संभाली और अपनी बेटी का आवाज देते हुए 2 कप चाय बनाकर लाने को कहा। अरे नहीं नहीं आनंद जी, अब मैं चलता हूँ, बच्चों का ख्याल रखिएगा, कहते हुए रामविलास जी वहां से चले गए। उधर बेटी को ससुराल भेजकर आनंद जी अपनी चारपाई पर बैठे आराम फरमा रहे थे। तभी उनके पास उनके साले का फोन आया और बोला, अरे जीजा जी, मुझे पता चला कि कोमल बिटिया वापस आ गई है। हाँ भाई, आई तो थी, अभी थोड़ी देर पहले ही अपने ससुराल वापस भी चली गई है वो। अभी भेजा है हमने उसे। अरे, उन्होंने तुम्हारी बेटी पर हाथ उठा दिया और तुमने वापस उसे उसी घर में भेज दिया? ऐसे लोगों को तो जेल की हवा खिलाने चाहिए थी कि नहीं? हाँ भाई, चाहता तो मैं भी यही था, लेकिन रामविलास के कहने पर मैंने समझौता कर लिया है। लेकिन जीजाजी, कोमल बेटी भी मार खाकर कितने दिन वहां रहेगी? घर तो तब बसेगा ना जब दोनों तरफ से कोशिश हो। हाँ भाई, बात तो सही है, आनंद जी बोले। तब उनका साला बोला, अब अगर वो लोग ठीक से रहते हैं तब तो ठीक, नहीं तो इस बार उनकी अक्ल ठिकाने लगा देंगे हम। कोमल का मामा अपने जीजा को समझा रहा था, कोर्ट केस करवाकर अगर उन्हें नाक रगड़ने पर मजबूर ना किया ना, तो मैं भी लड़की का मामा नहीं। ठीक है जीजा जी, अब मैं फोन रखता हूँ, कोई जरूरत हो तो बताइएगा। आज कोमल को अपने ससुराल में आए हुए 2 दिन बीत चुके थे। सुबह के समय जीवनलाल जी ने कोमल का आवाज देते हुए कहा, अरे कोमल बेटी, जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बना दो, आज मुझे खेत पर जल्दी जाना है। सपना बेटी तो अपनी परीक्षा देने गई है, नहीं तो मैं उसे ही कह देता। अपने ससुर की इतनी बात सुनने पर कोमल नींद से जागी और गुस्से से पैर पटकते हुए बेडरूम से बाहर आई। हाँ तो क्या हुआ? रसोई घर को ताला तो नहीं लगा? खुद जाकर 2 रोटी बनाकर खा लो। मैं यहाँ किसी की नौकरानी बनकर नहीं आई हूँ, जिसे जब ऑर्डर दिया और काम करवा लिया। अरे बेटी, इसमें नौकरानी वाली कौन सी बात हो गई? 2 रोटियां ही तो बनानी है। 2 रोटियां हो या 4, मुझसे नहीं पकाई जाती। जिसे खानी हो खुद जाकर पका लो। चिल्लाती हुए कोमल बोली तो राजन आवाज सुनकर बेडरूम से बाहर आया। क्या हुआ पिताजी, आज फिर कोई बात हो गई क्या? अरे बेटा, मैंने तो इससे सिर्फ नाश्ते के लिए 2 रोटियां पकाकर देने को कहा था। तो फिर? कोमल इत्ते में चिल्लाई, फिर क्या? मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ जो इशारों पर नाचती फिरूं। जिसे खाना खाना है खुद जाकर पका ले। कोमल के इतना कहते राजा ने उसके गाल पर आज फिर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ना बेटा, उसे मारता क्यों है? यूं लड़ाई झगड़ा करके अपना घर क्यों बिगाड़ते हो? जीवनलाल जी अपने बेटे को रोकने की कोशिश करने लगे तो कोमल उल्टा उन पर ही भड़क पड़ी। अरे घर तो मेरा तुम लोगों ने बिगाड़ रखा है, तुम और वो ननद। इस लड़ाई झगड़े की जड़ सिर्फ और सिर्फ तुम बाप बेटी ही हो।
कोमल की इतनी बात सुनते ही राजन ने गुस्से में आकर उसे एक और तमाचा जड़ दिया। तब कोमल गुस्से से आग बबूला होते हुए बोली, जिन हाथों से तुमने मुझे मारा है ना, उन्हीं हाथों से जेल की चक्की ना पिसवाई तो मेरा नाम भी कोमल नहीं। इतना कहते हुए कोमल ने अपना बैग पैक किया और वापस अपने मायके चल दी। उधर उसके मायके में उसकी भाभी प्रिया सबके लिए गरम गरम पराठे बनाकर सबको परोस रही थी और परिवार के सभी लोग उसके बनाए खाने की तारीफ करते हुए चटकारे ले लेकर खा रहे थे। तभी अचानक सामने कोमल को आकर खड़ा हुआ देखकर सभी लोग हैरान रह गए। क्या हुआ बेटी, कैसे आई? आनंद जी ने फिक्र करते हुए पूछा तो कोमल जोर जोर से रोने लगी। पिताजी, अब मैं उसे घर में कभी दोबारा नहीं जाऊंगी। अरे लेकिन बात क्या हुई, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ क्या? बस लड़ाई झगड़ा नहीं, उसने तो मुझे आज फिर मारा है पिताजी। सारा दिन घर का काम करके रात को थक कर सोती हूँ, अब अगर सुबह थोड़ी देर ज्यादा सो गई तो इसमें भी उन लोगों को परेशानी है। सुबह सुबह से आवाज देना शुरू कर देते हैं कि नाश्ता बनाओ नाश्ता बनाओ। अब क्या मैं उन लोगों के घर की नौकरानी हूँ? ये बात सुनकर उसकी भाभी प्रिया बोली, अरे कोमल, इतनी छोटी सी बात पर तुम यहाँ चली आई हो? अरे नाश्ता ही तो बनाना था, बना देती। तुम तो रहने दो बहू, अंदर जाकर खाना पकाओ। बेटी तू आ इधर, यहाँ सोफे पर बैठ। तेरे पापा ने तो बहुत बड़ी गलती कर दी जो रामविलास के कहने पर तुझे वापस भेज दिया। संतोष बोली। कोमल रोते रोते माँ के गले से लिपट गई। माँ, मुझे तो लगता है कि मैं ही पागल हूँ जो बार बार मुंह उठाकर यहाँ चली आती हूँ। यहाँ तो किसी को भी मेरी कोई फिक्र है नहीं। नहीं बेटी, ये तो कैसी बातें कर रही है? आनंद जी उसके आंसू पोंछते हुए बोले तो कोमल बोली, आपको क्या पता सारा दिन मैं घर का कितना काम करती हूँ, ये सोचकर कि किसी तरह मेरा घर बस जाए, लेकिन वो लोग तो घर बसाना ही नहीं चाहते। नहीं बेटी, कोई ज़रूरत नहीं है, किसी काम को हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटी है तो मेरी, किसी के घर की नौकरानी नहीं है जो सारी उम्र उनकी गुलामी करती रहेगी। संतोष ने कहा तो कोमल बोली, बस अब मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो उन पर केस करके ही दम लूंगी। अब मैं किसी के कहने पर भी वहां जाने वाली नहीं। वो लोग तो यही सोचेंगे ना कि पहले तो आकर सीना चौड़ा करके अपनी बेटी को ले जाते हैं और उसके बाद हर बार खुद ही उसे वापस छोड़ने आ जाते हैं। इस तरह तो वे सारी उम्र मुझ पर अपना हुक्म ही चलाते रहेंगे। ना बेटी, तू मत चिंता कर, अब वही होगा जो तू चाहेगी। आनंद जी ने कहा तो कोमल भड़क उठी। बस पिताजी, आप हमेशा यही कहते हो लेकिन फिर से मुझे उस नरक में धकेल देते हो। नहीं बेटी, तू कैसी बात कर रही है? इस बार तो मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। आनंद जी गुस्से से बोले तो संतोष बोली, मैं तो कहती हूँ कोर्ट केस करो उन लोगों के खिलाफ और ऐसी ऐसी धारा लगाओ कि वो जेल में ही सड़ते रहे तीनों के तीनों। अकल ठिकाने आ जाएगी उनकी। उनके जुल्म के कारण मेरी बच्ची बेचारी सूख कर आधी हो गई है। फिर आनंद जी कोमल से पूछने लगे, बेटी तूने तो अपना मन बना लिया है ना, कहीं ये न हो कि कोर्ट केस करके तू अपने फैसले से पीछे हट जाए। नहीं पिताजी, मैं क्यों पीछे हटने लगी, मैं तो खुद उन लोगों से तंग आ गई हूँ, दुखी हूँ। जितने जल्दी हो सके मुझे तो उन लोगों से छुटकारा चाहिए, बस। तब तो ठीक है बेटी, मैं आज ही वकील से बात करके आता हूँ। इतना कहकर आनंद जी वहां से उठकर चल दिया। कोमल अपनी माँ से बोली, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, ये भाभी अभी तक खाना लेकर क्यों नहीं आई? प्रिया बहू, खाना नहीं बना क्या अभी तक? बना भी रही हो या रसोई में जाकर सो गई? अभी लाई माँ जी, कहते हुए प्रिया जल्दी से प्लेट में खाना परोस कर ले आई। लो बेटी, आराम से बैठो और आराम से खाओ और खाना खाकर अंदर जाकर आराम करो, बाकी सब हम दोनों देख लेंगी। रात को सारा काम निपटा कर थकी हारी प्रिया अपने कमरे में आकर बैठी तो देखा पति रजनीश अभी तक लैपटॉप पर अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहा था। तब प्रिया बोली, अरे थोड़ा बहुत घर पर भी तो ध्यान दे दिया करो। क्यों, क्या हो गया? रजनीश बोला, क्या हो गया? अरे आपकी बहन दोबारा घर पर आकर बैठ गई है और आप उसे कुछ समझाते ही नहीं। रजनीश बोला, तुम क्या कहना चाहती हो, क्या मैं उसे घर से बाहर निकाल दूं? नहीं जी, मेरा ये मतलब थोड़े ना है। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोग सिर्फ एक तरफा बात ही सुन रहे हैं। कम से कम उन लोगों की बात भी तो जाकर सुनो। आखिर माजरा क्या है? ताली कभी एक हाथ से तो बजती नहीं। देखो प्रिया,
पिछली बार कोमल घर आई थी तो हमने उसे समझा बुझा कर वापस भेजा था कि नहीं? भेजा था कि नहीं? अब वही लोग अगर बार बार उसे मारते रहेंगे तो वो कब तक बर्दाश्त करेगी और हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? रजनीश ने कहा तो प्रिया उसे समझाते हुए बोली, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती हूँ रजनीश, कि उसके पति राजन को हम सभी अच्छी तरह जानते हैं। अगर दोबारा उसने कोमल पर हाथ उठाया है तो कोई बहुत बड़ा कारण भी होगा। अब मैं भी तो यहाँ अपने ससुराल में रह ही रही हूँ ना। आपने तो कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। कोई ना कोई बात तो जरूर है जो यह लड़ाई हो रही है। अरे प्रिया, लेकिन वह अपने घर आकर बैठी है। जब उसके आने से बाकी किसी को कोई परेशानी नहीं है तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? रजनीश, मैं तो इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि उसकी तरफदारी करके तुम उसे हमेशा के लिए यहीं बिठा कर रख लोगे। अरे, अगर अपने मायके में रहकर 2 वक्त की रोटी खा भी लेगी तो तुम्हें इस बात से क्या दिक्कत है? दिक्कत 2 रोटी की तो है नहीं। अब पिताजी कहते हैं कि मैं कोर्ट केस करूँगा। क्या कोर्ट केस में दुनिया हमारा तमाशा नहीं देखेगी? और पैसा कितना फूकना पड़ेगा ये भी मालूम है। तो होने दो कोर्ट केस, होने दो पैसा खर्च। एक बार पता लगने तो दो उन लोगों को भी कि कैसे किसी की बेटी पर हाथ उठाते हैं। अरे पता नहीं उन्हें, अरे पता उन्हें नहीं, पता तो आप लोगों को लगेगा। कोर्ट केस में परेशानी तो आप लोगों को भी होगी। ढेरों पैसे खर्च होंगे, वो तो है ही। मैं तो बस इतना कहती हूँ कि कम से कम एक बार उन लोगों की बात सुन लो कि आखिर क्या बात हुई थी। केवल अपनी बेटी की बात सुनकर फैसला लेना सही नहीं है। अरे जब उन लोगों को ही इसकी जरूरत नहीं है तो हम क्यों जाए उनके यहाँ नाक रगड़ने? उसे तलाक दिलवाकर हम उसकी शादी कहीं और कर देंगे। अभी उसकी कौन सी उम्र निकल चुकी है। अच्छा, बस यही करते रहेंगे। वहां से लाकर यहाँ बिठा दिया, यहाँ से ले जाकर दूसरे घर में भेज दिया। क्यों? अपनी बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अभी कुछ नहीं बिगड़ा, सोच समझ कर फैसला लेना। अरे मुझे सब पता है। उसके यहाँ रहने से तुम्हें तकलीफ हो रही है, तुम्हारा काम बढ़ जाएगा ना, इसलिए तुम ये सब बोल रही हो। और वैसे भी सही गलत देखने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, तुम अपने काम से मतलब रखा करो। इतना कहकर रजनीश ने लैपटॉप साइड में रखा और फिर करवट बदल कर लेट गया। अगले दिन सुबह सुबह प्रिया ने कपड़े धोने की मशीन लगा दी और सबके लिए नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगी। सब्जी बनाकर जैसे ही घर के पीछे के आंगन में कपड़े सुखाने के लिए गई तो वहीं कोमल अपनी किसी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। उसे नहीं मालूम था कि उसकी भाभी उसके पीछे ही खड़ी है। बात करते करते कोमल बोली, नहीं यार, अब तो मैं उस घर में बिल्कुल भी वापस नहीं जाऊंगी। सारी उम्र क्या घर के काम ही करती रहूं? यहाँ आराम से अपनी मर्जी से सुबह उठती हूँ जब मर्जी हो तब, और हाथ में पका पकाया नाश्ता मिलता है, चाय मिलती है, खाना मिलता है। जब जिस चीज़ की फरमाइश करूँ वो चीज़ हाजिर हो जाती है। फिर मैं उस घर में क्यों जाऊं उन सबके काम करने के लिए? ऐसा कहते हुए कोमल कुटिलता से हंसने लगी। उसकी उस हंसी से प्रिया के कानों में तीर से चुभ रहे थे। फिर कोमल बोली, अरे भाभी का क्या है, उसे तो आदत है दिन भर घर के काम करने की। उसकी क्या मजाल है जो मेरे माँ पिताजी के आगे जबान भी खोल सके। इतनी बात सुनकर प्रिया का चेहरा गुस्से से तमतमा गया और बोली, अच्छा तो ये बात है, तुम वहां से सिर्फ इसलिए आई हो कि वहां काम करना पड़ता है और यहाँ रहते हुए तो तुम्हारी ऐश ही ऐश है। देखो भाभी, ये घर मेरे माँ बाप का है और मैं पूरे हक से इस घर में रह सकती हूँ। आप होती कौन है मुझे कुछ कहने वाली? अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि आपको इतनी जलन क्यों हो रही है मुझसे। क्योंकि मैं यहाँ आराम से बैठी हूँ और आपको दिन भर काम जो करना पड़ता है। जलन तो होगी ही, लेकिन कोई और रास्ता भी तो नहीं है आपके पास, काम तो करना ही पड़ेगा। कोमल की इतनी बात सुनते ही प्रिया बोली, अच्छा हुआ जो तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई कोमल। बहुत सेवा कर ली तुम्हारी, बहुत खिला दिया तुम्हें बिठा कर। अब तुम्हें खुद ही अपनी रोटी पकानी पड़ेगी, तब खाने को मिलेगी। मैं भी कोई तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो दिन भर तुम्हारी सेवा में लगी रहूं। कोमल बड़ी बेशर्मी और ढिठाई से बोली, ठीक है भाभी, अगर आप नहीं बनाओगी तो मत बनाना, मेरी माँ बैठी है वो बना देगी। अरे कुछ तो शर्म करो, प्रिया बोली, इस उम्र में माँ से काम करवाओगी? जानती भी हो तुम्हारे कारण माँ और पिताजी कितने परेशान हैं पहले ही, और तुम अपना घर उजाड़ कर यहाँ के बैठी हो। अच्छा भाभी, मैं अपना घर उजाड़ कर बैठी हूँ तो कम से कम आप तो अपना घर संभालो। जाओ काम करो अपना। मैं तो अपना घर संभाल ही रही हूँ,
तुम्हारी तरह हर दूसरे दिन अपना बैग उठाकर अपने मायके नहीं जाकर बैठ जाती। अभी ये बातें हो ही रही थी कि रजनीश वहां गया और बोला, अरे क्या हुआ प्रिया, क्यों इतने जोर जोर से चिल्ला रही हो तुम लोग? क्यों मेरी बहन क्या फिर से दुखी हो गई तुम्हारी वजह से? अच्छा, मैं आपकी बहन को दुखी कर रही हूँ या इसने हम सबको परेशान कर रखा है? प्रिया चिल्लाई तो कोमल बोली, इसे तो मेरे यहाँ रहने से ही परेशानी है भैया। तो क्यों ना हो परेशानी, क्या मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ जो सारा दिन इस घर में काम करती रहूँ? अगर तुम्हारी बहन इस घर में रहेगी तो मेरे साथ घर का सारा काम करवाएगी। इतना सुनते ही रजनीश ने अपनी पत्नी प्रिया को एक तमाचा लगा दिया। ये देखकर कोमल बोली, अरे भाई, एक थप्पड़ से तुम्हारी पत्नी नहीं सुधरने वाली, कम से कम दो चार तो इसे लगने ही चाहिए। रजनीश भी तैश में आया हुआ था, अपनी पत्नी से चिल्लाकर बोला, प्रिया, अगर इस घर में तुम्हें रहना है तो चुपचाप रहो, नहीं तो निकल जाओ मेरे घर से। अपने पति का ऐसा व्यवहार पहली बार ही प्रिया ने देखा था। हैरानी से खड़ी हो गई, लेकिन अब उसने भी तय कर लिया था कि वह इस घर में एक नौकरानी की हैसियत से नहीं रह सकती। वो अपने कमरे में गई और अपना सामान बैग में रखने लगी। जैसे ही अपना बैग लेकर वह बाहर निकलने लगी तो उसे देखकर आनंद जी और संतोष दोनों ही हैरान रह गए। अरे बहू, ये कहाँ जा रही हो तुम? छोटी छोटी बातों पर यूं बैग उठाकर मायके नहीं चले जाया करते। संतोष बोली तो प्रिया बोली, अच्छा, आपको ये छोटी सी बात लग रही है, और जब बात अपनी बेटी पर आती है तब आपका ये विचार कहाँ चला जाता है? लेकिन बेटी, बात क्या हुई? प्रिया के ससुर बोले, ये तो बताओ। देखिए पिताजी, ज़्यादा बात तो मैं करूँगी नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि मैं अब इस घर में नौकरानी बनकर और नहीं रह सकती हूँ। अच्छा, तो तुम्हें हमारी बेटी से दिक्कत है? अरे, मुझे आपकी बेटी से कोई परेशानी नहीं है, बल्कि वह तो अपने आप में एक परेशानी का बंडल है, बंडल। अरे, माँ बाप तो अपनी बेटी को समझाया करते हैं, उसका घर बसाने के सोचते हैं कि बेटी कोई बात नहीं, छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती रहती है। लेकिन यहाँ तो माँ बाप ही उसका घर उजाड़ने में लगे हुए हैं, तो करो। और उसके घर के साथ साथ अब मेरा घर भी उजड़ रहा है उसी की वजह से। क्या आज तक मैंने आप लोगों के सामने कभी ऊंची आवाज़ में बात की है? लेकिन आज बात हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। बहू की बात सुनकर आनंद जी बोले, तो ठीक है, अगर तुम्हें हमारी बेटी से इतनी परेशानी है तो जाओ, अपने मायके चली जाओ, हम अपनी बेटी को बिठा कर खिला सकते हैं। इतनी बात सुनकर प्रिया गुस्से में वहां से निकल गई। प्रिया के जाने के बाद संतोष बोली, अरे ये आपने क्या किया? बेटी का घर तो उजड़ ही चुका था, अब तो हमारे बेटे का घर भी उजड़ रहा है। होता है तो हो जाने दो, लेकिन मेरी बेटी को कोई परेशान करे, ये मैं बिल्कुल सहन नहीं करूँगा। एक सप्ताह बीत चुका था। संतोष जी, जिन्हें पहले से अस्थमा की शिकायत थी, सारा दिन घर का काम करते करते उनकी तबीयत और भी बिगड़ने लगी। इस वजह से उन्होंने अपनी बेटी कोमल को खाना बनाने के लिए और कपड़े धोने का काम बोल दिया। अब तो घर का काम करते करते कोमल की आंखें बाहर आने लगी। बड़ी मुश्किल से सारा काम निपटा कर बैठी तो संतोष बोली, बेटी कोमल, तेरे पापा को गैस की शिकायत हो रही है, उनके लिए थोड़ी खिचड़ी बना ले। इतना सुनते ही कोमल गुस्सा हो गई। माँ, आप लोगों ने तो मेरा जीना हराम करके रख दिया, इतना काम तो आप खुद भी कर सकती है ना। लेकिन बेटी, एक हफ्ता हो गया तेरी भाभी को यहाँ से गए, अब तक तो मैं ही काम कर रही थी ना। 2 दिन तुझे काम क्या करना पड़ा तो तू ऐसे मुझे बातें सुनाने लग गई। बातें ना सुनाओ तो और क्या करूं, थक गई हूं मैं इस घर का काम करते करते, कोमल ने चिल्लाते हुए कहा। तब उसकी माँ उसे सहलाते हुए बोली, ठीक है बेटी, थोड़ी देर आराम कर ले, उसके बाद बना देना। कोमल अपने गुस्से को बिल्कुल भी दबा नहीं पाती थी, वो चिल्लाते हुए बोली, सुबह से आप भी तो आराम ही कर रहे हो माँ, तो आपसे जरा सी खिचड़ी भी नहीं बनाई जाती है? अरे बेटी, मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं ही बना लेती ना, बहुत कमजोरी महसूस हो रही है मुझे। अरे खिचड़ी बनानी है, कोई पहाड़ नहीं तोड़ना, थोड़ा सा चल फिर लोगी तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। उसी समय आनंद जी भी बाहर से लौटकर घर में आए और बोले, अरे कोमल बेटी, मेरे लिए एक गिलास पानी तो गर्म करके लिया ना, मुझे दवाई खानी है। और हाँ, ये मेरा कुर्ता पायजामा धुला हुआ है, इसको तू इस्त्री कर देना बेटी, मुझे ज़रा बाहर जाना है। ऐसे कहते हुए आनंद जी अपने कपड़े कोमल को पकड़ाने लगे। लेकिन काम करने की बात सुनते ही कोमल गुस्से से फट पड़ी। जिसे देखो दिन भर कोमल 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 के नाम की रट लगाए रहता है,
2 मिनट भी चैन से नहीं बैठने देते कोमल को। सुबह से पूरे घर का काम कर करके मैं थक गई हूँ। अरे बेटी, ये तो कैसी बातें कर रही है? तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुझे कह दिया काम करने को। पिता के इतना कहने पर भी कोमल का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने स्पष्ट तौर पे कह दिया, अब मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी। फिर अपने पिता के कपड़े अपनी माँ की ओर फेंक दिए और बोली, पकड़ो इसे, मुझसे नहीं होता है इस्त्री विस्त्री करने का काम। और पैर पटकती हुई अपने कमरे में जाकर बिस्तर पे लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। अपनी बेटी का यह व्यवहार देखकर आनंद जी और संतोष हक्के बक्के खड़े उसे देखते ही रह गए। तुम्हारी बेटी का दिमाग खराब हो गया है क्या, जो इस तरह की बातें कर रही है? हमने तो आज तक कभी उससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। इतना प्यार दिया था हमने अपनी बेटी को, और अब बहू के जाने के बाद ये हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव कर रही है। संतोष बोली, और इसी के कारण तो हमारी बहू भी नाराज होकर उसके मायके जाकर बैठ गई है। उसके माँ बाप को एक बार फोन करके देख लेते हैं, क्या पता वो वापस आ ही जाए। समझ में नहीं आता क्या करूं। इधर ये परेशानी है, तो दूसरी ओर कोर्ट केस में वकील इतना पैसा मांग रहे हैं कि अब तो जेब भी खाली होने लगी है। आनंद जी ने लाचारी से कहा, कितने ही लोगों से सलाह ले चुका हूँ, सब ने यही कहा है कि अपनी बेटी को समझा बुझाकर उसके ससुराल भेज दो। उसका घर बसा बसाया रहेगा तो अच्छा है। न जाने किसकी नज़र लग गई है हमारे घर को। अच्छे भले हंसी खुशी से हम लोग रह रहे थे। जब से कोमल लड़ झगड़ कर यहाँ आई है, तब से हमारे घर की शांति ही भंग हो गई है। अब तो मुझे लगता है कि हमने अपनी बेटी को यहाँ लाकर कोई गलती कर दी है। जिस तरह से ये कैंची की तरह जबान चलाती है, मुझे तो यही लग रहा है कि सारा कसूर इसका ही निकल कर आएगा। मैं जाकर गांव के सरपंच से बात करता हूँ। इतना कहकर आनंद जी अपने बेटे रजनीश को साथ लेकर सरपंच जी के पास चले गए और सारी बात बताते हुए बोले, मैं कोर्ट केस में हाथ तो फंसा बैठा, लेकिन इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊं? तब सरपंच जी बोले, अरे भाई, ये केस वेस सब छोड़ो और अपनी बेटी को उसके ससुराल भेज दो, उसे समझाओ। अरे ऐसे एक ससुराल से दूसरे ससुराल से तीसरे ससुराल भेजोगे क्या उसे? अरे सरपंच जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो लोग फिर उसे मारना शुरू कर देंगे। तब सरपंच जी बोले, ऐसी बात नहीं है, मुझे तो स्पष्ट तौर पर तुम्हारी खुद की गलती नजर आ रही है। अरे, हमारी गलती कैसे हो गई? अपनी बेटी को मार खाते देखकर कोई माँ बाप कैसे सहन कर सकते हैं? रजनीश ने सरपंच जी के पक्ष में से बोलते हुए कहा, अरे सरपंच जी, जरा सी लड़ाई हुई नहीं थी और पिताजी ने कोमल को लाकर घर में बिठा लिया। किसी की सुनते कहाँ है पिताजी? अच्छा बेटा रजनीश, सरपंच जी रजनीश से कहने लगे, अगर तेरे पिता किसी की नहीं सुनते तो तूने क्या किया? तूने भी तो अपनी पत्नी को मार पीट कर भगा दिया है। ये बात सुनकर रजनीश की नजरें नीची हो गई। तब सरपंच जी बोले, और भाई आनंद, अब तुम ही देख लो, साक्षात अन्नपूर्णा जैसी तुम्हारी बहू, जो दिन रात तुम्हारी सेवा करते थकती नहीं थी, उसे भी नहीं छोड़ा तुम्हारी बेटी ने। 4 दिन में ही अपने भाई भाभी में फूट पड़वा दी उसने। तो बताओ, अपने ससुराल वालों का वो क्या हाल करती होगी? और वैसे भी मैं जीवनलाल और उसके बेटे को अच्छी तरह से जानता हूँ, बड़े अच्छे लोग हैं वो। तो सरपंच जी, अब आप हमें सही सलाह दीजिए कि हमें आगे क्या करना है। देखो बेटे, मेरी तो यही सलाह है कि सबसे पहले तो अपनी बेटी को समझाओ कि उसे ससुराल में कैसे रहना चाहिए, क्योंकि सारी गलती उसकी है। उसे शायद ये समझ नहीं दिया आपने कि ससुराल में किस तरह से तालमेल बिठाकर और सबको खुश रखा जाता है। उसे अच्छी सीख देकर उसके ससुराल लेकर जाओ। ये सुनकर आनंद जी बोले, अरे लेकिन मैं उन लोगों से कैसे नजरें मिलाऊंगा? अरे भाई आनंद, नजरें तो मिलानी पड़ेंगी और उनसे माफी भी आपको मांगनी पड़ेगी। आखिरकार बेटी है तुम्हारी, और बेटी का घर बसाने और उजाड़ने में माँ बाप का ही सबसे बड़ा हाथ होता है। और हाँ, एक बात और, जा करके अपनी बहू से भी माफी मांगो और उसे सम्मान के साथ अपने घर पे वापस लेकर आओ। सरपंच जी की बात सुनकर आनंद जी विचार में पड़ रहे। जब घर पे आए तो संतोष पूछने लगी, क्या हुआ, क्या कहा सरपंच जी ने? वो सब मैं बाद में बताता हूँ, सबसे पहले मुझे एक ज़रूरी काम करना है। ऐसे कहते हुए आनंद जी कोमल के कमरे में गए और खींच कर 2 तमाचे उसके गाल पर जड़ दिए। तभी संतोष कमरे में आई और बोली, यह क्या किया आपने? अपनी बेटी पर ही हाथ उठा दिया, सयानी बेटी पर, ब्याहता बेटी पर। तुम पूछ रही थी ना? आनंद जी बोले,
सरपंच ने क्या कहा? सरपंच ने भी यही कहा है कि गलती तुम्हारी बेटी की है, जिसकी वजह से दो दो घर उजड़ रहे, उसका खुद का ससुराल और इधर उसका मायके को भी उजाड़ने में लगी हुई है वो। और कोमल, मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। कल मैं तुझे तेरे ससुराल छोड़ कर आऊँगा और उसके बाद अगर तूने वहाँ ज़्यादा चूं चपड़ की या किसी से बदतमीजी से बात की तो अपनी हालत की जिम्मेदार तो खुद रहेगी। और हाँ, घर का एक एक काम तो खुद करेगी। अगर मुझे वहाँ से कोई शिकायत मिली तो अच्छा नहीं होगा। कल तेरे जाने के बाद ही मैं अपने घर की लक्ष्मी को इस घर में वापस लेकर आऊँगा। तेरी वजह से मेरे घर की लक्ष्मी यहाँ से रूठ कर चली गई है। तेरे कारण वह इतनी दुखी हो गई और तू यहाँ वापस आने की सोचना भी मत। और अगर सोचा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। संतोष मुंह बाए अपने पति का मुंह देख रही थी। शायद उसे अपनी खुद की गलती समझ में आ रही थी कि बेटी की तरफदारी करके उसने बेटी का कितना नुकसान किया है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी संस्कार। आपको कहानी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी ही लगी होगी। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा कहानी को, क्योंकि कहानी हर घर के काम की है। हर घर में बेटी और बहू होती हैं, तो सभी सुने। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए, मिलती हूँ जल्दी एक और अच्छी सी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।